नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं आपके साथ हिमानी। बात करते हैं केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। कांग्रेस ने आज निशान साधा। कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र की ओर से किसान के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें किसानों को अयोग्य करार देकर पीएम किसान स्कीम के तहत दी गई रकम को वापस लिया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि गरीब अन्नदाताओं को मिल चुकी रकम वापस नहीं ली जानी चाहिए, उसे तुरंत रोक दे। विपक्षी दल ने कहा कि एक और सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के दिए गए लाखों करोड़ों रुपयों का कर्ज माफ कर रही है और दूसरी ओर किसान से पैसे वापस ले रही है। आज इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अयोग्य बता केंद्र सरकार पैसे वापस ले रही है। उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि की वजह केंद्र सरकार के इस कदम से यह योजना किसान अपमान निधि बन गई है। सिंह ने कहा जो सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर रही है, वह देश के गरीब अन्नदाताओं से पैसे वापस ले रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में जब मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया था, तब इसने तुरंत किसानों से उनके अकाउंट नंबर लिए ताकि चुनाव से पहले रकम उन तक पहुंच जाए। हम केंद्र कह रही है कि जो इसके योग्य नहीं है और योजना के तहत उन्हें पैसे मिले हैं, उन्हें वापस कर देने चाहिए। देश के 2 करोड़ किसानों की अयोग्य बता रकम वापस लेने की कार्रवाई को तुरंत रोक देना चाहिए। फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना की शुरुआत 11 किस्तों की जा चुकी थी। इसके जरिए लगभग 11 करोड़ के पात्र किसानों को 2 लाख रुपए की अधिक राशि अंतरित की गई है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने जो किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी 2019 में, अब उस योजना के तहत किसानों से कुछ क्राइटेरिया के तहत दी गई धनराशि को वापस लेने की नोटिसें दी जा रही हैं। ये जो किसान सम्मान निधि थी, आज ये नोटिस देने के बाद ये किसान अपमान विधि बन गई है। कांग्रेस पार्टी का ये मांग है कि इस किसानों के सम्मान निधि के जो पैसे वापस मांगे जा रहे हैं, उसके लिए जो नोटिसें दी जा रही हैं, वो केंद्र सरकार तत्काल रोके, क्योंकि आज किसानों की आय कहीं दोगुनी नहीं हुई है, उनके खर्चे बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में इस तरह की वसूली किसान विरोधी कृत्य दिखाता है। आप अपने मित्रों का तो लाखों करोड़ रुपए माफ कर दे रहे हैं, उनसे कोई वसूली नहीं हो रही है, और किसान ने जो आपकी त्रुटियां थी उनके कारण से किसान ने पैसे जो प्राप्त कर लिए हैं, आप बता रहे हो कि अब आपने गलत लिए हैं, आप वैसे वापस करो। तो ये किसान विरोधी सोच आपकी बता रही है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे 44% कम वर्षा हुई है, कृषि सूख गई है, खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। किसानों को जो खरीफ के फसल बोए हैं उनका सूखे के बाद का जो मुआवजा है वो दिया जाए। उनकी जो देनदारियां हैं, चाहे वो कृषि यंत्रों का कृषि के लिए या मालगुजारी, वो रोकी जाए। अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढ रहे वैज्ञानिक वहां कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस दिशा में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने स्पेस में धान उगाया है। चीनी एस्ट्रोनॉट्स ने चावल के दानों से यह पौधा उगाया है। इसके साथ ही उन्होंने थैलक्रेस नाम का एक पौधा उगाने में भी सफलता हासिल की है, जो पत्ता गोभी और ब्रसल्स स्प्राउट जैसी हरी सब्जियों को रिप्रेजेंट करता है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने बताया कि 1 महीने में थैलक्रेस के पौधे में कुछ पत्ती आ गई है, जबकि लंबे तने वाले चावल के पौधे 30 सेंटीमीटर और छोटे तले चावल पौधे 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो गए हैं। इसके अलावा चीनी ने कई और तरह की सब्जियां उगाने की भी कोशिश की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीनी अब तियांगोंग स्पेस स्टेशन में बनी जीरो ग्रेविटी लैब में चल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट काफी सफल रहे हैं। प्लांट कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए स्पेस स्टेशन में मौजूद सेंट्रोज
14 क्रू अंतरिक्ष में चावल के पौधे पूरी लाइफ साइकिल स्टडी करना चाहते हैं। वैज्ञानिकों को देखना चाहते हैं कि कैसे पौधों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष के वातावरण की मदद ली जा सकती है। सीएस के वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेस में उगाए गए पौधे साल के आखिर यानी दिसंबर तक पृथ्वी पर लाए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें पूरी तरह से बढ़ने में अभी और वक्त लग सकता है। इनकी तुलना धरती पर लगाए गए चावल के पौधों से की जाएगी। इन पौधों पर और क्या रिसर्च होगी, फिलहाल इसकी विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसे के सर्वे का फैसला किया है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आईएमआईएम की सांसद अशरुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने छोटा एनआरसी बढ़ा डाला। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की है। ये सर्वे नहीं छोटा एनआरसी है और मुसलमानों का कंट्रोल करने की कोशिश है। वहीं योगी सरकार ने राज्य के मदरसे की सर्वे की बात कही है, जिसको यूपी के कई मुस्लिम मंत्री ने सही ठहराया है कि मदरसे को क्या हालत है इसकी जानकारी हमको नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इस मामले में अशरुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। जिस तरह से यूपी की सियासत से ओवैसी पैर पसारना चाहते थे, मगर देखा गया कि यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी का राज्य के मुसलमानों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आप सर्वे क्यों करना चाहते हो? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीके उनको सिखाने के लिए, उनको मौलाना मुफ्ती बनाने के लिए। इसका राज्य सरकार से ताल्लुक नहीं है और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट है कि मैं अपने मदरसे खोलूं। इसमें सरकार को क्या हस्तक्षेप करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं, इसको इसमें क्या लेना देना है? आगे ओवैसी ने भड़कते हुए कहा कि ये सर्वे नहीं छोटा एनआरसी है। वहीं ओवैसी का बयान पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आईएमआईएम प्रमुख पर निशान साधते हुए कहा कि ओवैसी का बयान हस्ताक्षर होता है और उनका हर बयान उत्तेजना फैलाने वाला होता है। दिनेश शर्मा ने कहा कि ओवैसी को पता होना चाहिए कि मदरसे से प्राप्त जो छात्र बाहर निकलता था वो डिग्री के आधार क्या पासपोर्ट भी नहीं बना सकता है। नौकरियों को भी उनका मान्यता नहीं मिलती थी। इसका कारण है कि वहां पर आज की आधुनिक शिक्षा का जो पैटर्न है उसका अभाव था। बता दें कि यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश सिद्दीकी ने बताया कि यूपी सरकार की सर्वे में पता चलेगा कि मान्यता प्राप्त सदस्यों के अलावा और कितने मदरसे सूबे में चल रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे। भाजपा में फर्क है कोई? ये अब जो टीएमसी में जो मुसलमान चेहरे हैं, जो टीएमसी में जो लोग हमको उंगलियां उठाते थे, अब बोलो क्या बोल रहे हैं उस बारे में? क्या विकल्प देंगे आप मोदी के बारे में? इसके पीछे क्या मतलब रहेगा सर? क्यों अब सोचते हैं कि ममता ने ऐसा बोला होगा? अब उनको पूछिए। आपने हमसे सवाल किया, उनके बयान पर हम बोल रहे हैं, वो खुद बताएंगी। पहले भी 2003 या 4 में भी उन्होंने आरएसएस को तारीफ की थी, आरएसएस की, वो भी रिकॉर्ड है। और आरएसएस ने उनको कहा था कि दुर्गा है ये, तो अचानक ये मोहब्बत पैदा हो गई। तो इसका मतलब है शुरू से मोहब्बत थी। नहीं, शुरू से मोहब्बत थी, मगर हम लोग, हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है ना सेकुलरिज्म का, हमारे आंखों पर सेकुलरिज्म का पर्दा पड़ा हुआ है। तो अब ये पर्दे हट रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब सर एक समीकरण, नया समीकरण बनता हुआ दिखा कल। हमारे मुख्यमंत्री बिहार गए थे, पटना बिहार के मुख्यमंत्री से मिले। स्कूल, आप राजनीति विज्ञान के आपकी विद्यार्थी हैं और एक सांसद भी हैं, इसको कैसे देखें? नहीं, इस बारे में तो जो दो मुख्यमंत्री बैठे थे वही बताएंगे। मैं ना मुख्यमंत्री हूँ ना संतरी हूँ। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सिपाही हूँ और बैठ के सब देख रहा हूँ। कई मसलों पे आप हाँ, नहीं बोल रहा हूँ ना। नहीं, देखिए ये दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे, हम क्यों बता पाएंगे उस बारे में? नहीं, सुनिए, हमको बी टीम, सी टीम, हम मिले हुए हैं, हम भड़काऊ भाषण देते हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे आप? जो लोग जो बैठे हैं वो बताएंगे। बड़े बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं भाई, वो बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं। वो
कुमार उठ गए, इसके ऊपर आप कैसा देखते हैं? हाँ। मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, एक अपनी बात रख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही क्वेश्चन आया कि अगले प्रधानमंत्री अपोजिशन की तरफ से क्यों उठ गए, एकदम से उठ गए। अब वो नीतीश कुमार साहब बता पाएंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो वहाँ पर मेहमान है, आप खड़े हो गए तो मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसा बोलूँ भाई इन बातों पर। लेकिन ऐसा एक मेहमान नहीं देखिए, हम तो आपके सामने बैठे ना, उठे तो नहीं हम। हम कैसा बताएंगे, हम क्या बोल पाएंगे? वो दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे। आप हमारे केसीआर साहब से पूछिए, जब आएंगे उनसे मिलके पूछिए, आप वो बताएंगे आपको। मैं कैसे कमेंट करूँ? नहीं मेरे को, मैं क्या बोलूँगा उसमें? नहीं मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम क्या वो क्या चाहते हैं, उनको ही पता, उनको ही मालूम होगा वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, मुझे नहीं मालूम। वारंट को लेकर विवाद और अपहरण के मामले में आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह पर दर्ज मामले में गुरुवार को दानापुर कोर्ट में सुनवाई हुई। कार्तिक सिंह उर्फे कार्तिक मास्टर खुद कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे, उनके वकील जनार्दन राय ने पक्ष रखा था। फैसला 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रख दिया गया था। शाम करीब 5 बजे फैसला आया। अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फैसला आने से पहले कार्तिक सिंह के वकील जनार्दन राय ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कार्तिक सिंह को न्याय मिले। अगर अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे। बताया जाता है कि दानापुर में कोर्ट में एडीजी 3 के समक्ष उनके वकील ने करीब 1 घंटे तक बहस की थी। इस दौरान कार्तिक सिंह के वकील ने अपना पक्ष रखा था। अब बड़ी खबर यह है कि कार्तिक सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। मामला 2014 का है। बिहटा में राजीव रंजन उर्फे राजू सिंह का अपहरण हुआ था। इस मामले में बिहटा थाने में एफआईआर दर्ज की हुई थी। इसमें कार्तिक सिंह पर वारंट था। उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वह 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री भी बन गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह के पास क्या रास्ता है। पहले कानून मंत्री बन गए, इसके बाद जब विवाद बढ़ता गया तब बीते बुधवार को उनका विभाग बदल दिया गया। उन्हें बुधवार को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई। विभाग बदलते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये हो सकता है कि कार्तिक सिंह गिरफ्तारी या फिर सरेंडर कर जमानत लेने की कोशिश कर सकते हैं। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने बुधवार को एमएलसी मार्क 2 लड़ाकू विमान के जुड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। अब यह विमान मिराज 2000 जगुआर और मिग 29 लड़ाकू विमान की जगह लेगा। लड़ाकू विमान परियोजना पर आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बताया कि सुरक्षा कैबिनेट समिति ने एलसीए मार्क 2 की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय हमारी अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के स्वदेशी डिजाइन और विकास को जबरदस्त बढ़ावा देगा। हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी वायुसेना में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हमारी अगली पीढ़ी को लड़ाकू विमान के स्वदेशी डिजाइन और विकास को जबरदस्त बढ़ावा देगा। यह विमान निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की तेजी से घटती ताकत और आने वाले वर्षों में मिग 21 विमान से चरणबद्ध तरीके से बाहर होने के मद्देनजर यह आवश्यक है कि परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का प्लान किया जाए। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। सीएम हेमंत सोरेन विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे। यह जानकारी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की तरफ से जानकारी दी गई है। आज यूपीए गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचा था। इस डेलीगेशन में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, सांसद धीरज साहू, सांसद विजय हांसदा, सांसद गीता कोरा, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत अन्य लोग मौजूद हैं। यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं राज्य के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई।
इस कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार देर रात 9:30 बजे प्राइवेट चार्टर विमान से रायपुर गए 5 मित्रों को राजधानी रांची बुलाया गया था। अभी आज की बैठक कैबिनेट की बैठक कई मायनों में अहम है। आज झारखंड के नए राजनीतिक भविष्य की पटकथा इसी कैबिनेट में लिखी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक के दौरान झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा हुई। कहा जा रहा था कि बैठक के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नए सिरे से सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। इसे लेकर राजभवन से समय भी मांगा गया है। हालांकि फिलहाल राजभवन के तरफ से समय नहीं दिया गया है। अब स्थिति झटके उलट से हो गई है। बात करते हैं अगस्त महीने में भी जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। वित्त मंत्री के एक आंकड़े के मुताबिक अगस्त में माल एवं सेवा कर कलेक्शन में 28% की वृद्धि देखी गई है। जुलाई महीने में भी सरकार को जीएसटी से अधिक कमाई हुई थी। अगस्त महीने में जीएसटी 28% बढ़ोतरी के साथ 1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। सरकार के मुताबिक पिछले 6 महीने से जीएसटी कलेक्शन में तेजी देखी जा रही है। जहां तक अगस्त महीने की बात है तो इस महीने में लगातार 6वें महीने में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। जीएसटी के तहत सरकार के राजस्व में हर महीने में वृद्धि देखी जा रही है। अभी हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा था कि अगस्त में जीएसटी संग्रह 1 से 1 लाख करोड़ रुपए बीच रहेगा और यह अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत देखा जाता है। उनका अनुमान सही साबित हुआ और अगस्त में सरकार को जीएसटी 1.43 रुपए की कमाई हुई। वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया है कि जीएसटी में वृद्धि किस जगह से है और इसके पीछे मूल कारण क्या है। सरकार के मुताबिक जीएसटी से पहले से अधिक लोग टैक्स जमा कर रहे हैं और इसकी रिपोर्टिंग बेहतर हुई है, जिससे कमाई बढ़ी है। और सरकार ने यह भी कहा है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन अब जबरदस्त रिकवरी है, जिसका सकारात्मक असर जीएसटी कलेक्शन पर दिख रहा है। अगस्त महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 1 लाख से ऊपर दर्ज की गई है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 24,000 करोड़ से ऊपर है और राज्य की हिस्सेदारी 30,000 करोड़ रुपए है। इंटीग्रेटेड जीएसटी की हिस्सेदारी 42 करोड़ रुपए सामने की आयात से मिला है। इसके अलावा सेस यानी कि अधिभार से 1 करोड़ रुपए की आयात की हिस्सेदारी है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के नेता ने एक बुजुर्ग महिला को सरेआम थप्पड़ जड़ा और धक्के लिए मुंबई के मुंबा देवी के इलाके में हुई इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला का नाम प्रकाश देवी है। इन मनसे कार्यकर्ताओं ने उनकी मेडिकल स्टाफ से सामने प्रचार के लिए पोल लगाया था, जिस पर महिला ने आपत्ति जताई थी। मारपीट करने वाले नेता का नाम विनोद अर्गिले है। वीडियो में कई लोग अर्गिले को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। नेता ने बुजुर्ग महिला प्रकाश देवी को कई बार धक्के भी दिए, जिससे वह जमीन पर गिर गई। घटना 28 अगस्त की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। मुंबई का मुंबा देवी इलाका मंदिर के लिए मशहूर है। इस इलाके में मनसे कार्यकर्ता बांस के खंभे लगा रहे थे, लेकिन प्रकाश देवी ने उनसे कहा कि वह मेडिकल शॉप के सामने खंभा न लगाए। बुजुर्ग महिला ने कहा, मेरे साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि मनसा कार्यकर्ताओं ने गालियां भी दी थी। पुलिस के मुताबिक मारपीट के 3 दिन बाद 31 अगस्त को महिला ने शिकायत दर्ज कराई। महिला का मेडिकल चेकअप किया गया, जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए मनसे नेता केशव मुलई ने कहा कि वायरल वीडियो पुराना नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। मनसे महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन अब उस महिला ने हमारी पार्टी के बैनर को लात मारी और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे वीडियो से एडिट कर दिया गया है। विनोद अर्गिल को टेम्पर इशू है, हमें न्याय व्यवस्था में भरोसा है। पिछले महीने यूपी के भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ था। त्यागी नोएडा के सेक्टर 93 में महिला के साथ अभद्र भाषा प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे थे। महिला ने आरोप लगाया कि उसने मुझे कहा कि अगर तुमने पौधे छुए तो मैं तुझे टच करूंगा। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया था कि श्रीकांत कॉमन एरिया में पेड़ लगाकर पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था। विरोध किया तो उसने अभद्रता की और इस मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया था। त्यागी ने माफी भी मांगी थी।
पंजाब के तलवंडी साबो से आम आदमी पार्टी की विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर घरेलू हिंसा का शिकार हो गई है। उन्हें पति सुखराज बल ने थप्पड़ मार दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह मामला जुलाई महीने का है। हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग अब सामने आई है। हालांकि अभी तक विधायक बलजिंदर कौर और उनके पति सुखराज बल ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। सूत्रों के मुताबिक पति से विवाद के बाद बलजिंदर कौर ससुराल छोड़कर इस वक्त अपने मायके जगराम तीर्थ में रह रही है। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा कि विधायक का घरेलू हिंसा का शिकार होना दुखद है। अभी तक यह मामला उनके घर की चार दीवारी में था। अब उसका वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है, इसलिए आयोग इसका नोटिस लेकर कार्रवाई करेगा। पंजाब की महिला विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि इस बारे में विधायक बलजिंदर कौर ने कोई शिकायत नहीं की है। वह पार्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए इस मामले में सीएम भगवंत मान के कार्रवाई की मांग की जाएगी। अमेरिकी आर्मी ने अपनी CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। अमेरिकी आर्मी का कहना है कि कुछ चिनाको हेलीकॉप्टर्स में फ्यूल की लीक की वजह से आग लगने में मामले सामने आए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। अमेरिकी सेना की प्रवक्ता सिंथिया स्मिथ कहती है कि सेना ने लीक के कारणों का पता लगा लिया है। इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कुछ हेलीकॉप्टर्स के सुधार की जरूरत नहीं है, इसलिए वे जल्दी उड़ान लिए वापसी कर सकते हैं। चिनाक हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने की घटना में किसी की मौत या घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। अमेरिका ने एहतियात के तौर पर इसके पूरे बेड़े की उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका को जल्द ही चिनूक की समस्या का समाधान निकालना जरूरी है। चिनूक के नहीं होने से अमेरिकी सेना ने सामने लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। 2 इंजन वाला चिनूक हेलीकॉप्टर पिछले 60 सालों में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर बड़े से प्रमुख हिस्सा रहा है। इसे वियतनाम युद्ध के दौरान 1962 के अमेरिकी सेना से शामिल किया गया था। अमेरिका ने इसे इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी देश में समते अपने तर्कीबन सभी प्रमुख सैन्य ऑपरेशन में शामिल किया था। तब से इसे काफी अपग्रेड किया गया है। चिनूक को बनाने वाली बोइंग कंपनी ने इस मामले पर अब तक कुछ कहा नहीं है। वही चिनूक का इंजन बनाने वाली कंपनी हनवेल इंटरनेशनल इंक का कहना है कि इंजन के कुछ कंपोनेंट्स, जिन्हें ओ रिंग्स के नाम से जाना जाता है, वह डिजाइन के हिसाब से ठीक नहीं थे। इसके लिए वे जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि कहां बनाए गए थे, इसे किसने इंस्टॉल किया था। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिका से 15 चिनूक और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए $3 अरब यानी कि करीब 24,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। भारत को CH-47F हेलीकॉप्टर की पहली खेप 2019 में मिली थी। मार्च 2020 में बोइंग ने चीन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी कर दी थी। भारत के पास कुल मिलकर 15 चिनूक हेलीकॉप्टर है। मार्च 2019 में चंडीगढ़ में हुए एक समारोह में इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इसकी एक यूनिट चंडीगढ़ में है, जबकि एक यूनिट असम के बोहरनाल